अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासी पंडितों का मानना है कि दुनिया के किसी भी मुल्क की सियासत पर पेशन गोइयां फिर सियासत के मुस्तकबिल करीब का आता आसान है, मगर रियासत पाकिस्तान का कतन नहीं। कौन जानता था कि जिस वज़ीर आज़म की दहशत से वक्त के सबसे ताकतवर इदारे का सरबराह जलता हुआ सिगरेट अपनी पतलून में डाल लेगा, वही मुहीब कदकाट उसी चीफ के हाथों सूली पर लटका दिया जाएगा। फिर मुल्क के मुंतखब वजीर आजम ने रात के पिछले पहर मेडल तैयार कराए। नए आर्मी चीफ का चुनाव भी हुआ। किसको खबर थी कि इतने जरूरतमंद और बेबाक वजीर आजम को मुल्क बदर होना पड़ेगा। ये सियासत की कारगरी है कि जिस पे तज्जिया इब्स है। अब कौन ये सियासी कैलकुलेशन कर सकता था कि मुल्क की दो बड़ी जमातें मिसाल के जमहूरियत साइन करेंगी और फिर एक फरीक काला कोट पहनकर मेमो गेट में अदालत पहुंच जाएगा और दूसरा फरीक बलोचिस्तान की हुकूमत को मियाँ साहब के जमहूरी दौर में ही तलपट कर देगा। सियासत में ये पेशनगोई भी गैर मुतवक्की ही थी, इफ यू थिंक अबाउट इट, कि जिनका जिक्र फ़कत सियासत के निजी ड्राइंग रूम्स में हुआ करता था, वो यूं सरेआम ललकारे जाएंगे। वगरना सियासत के गैर सियासत का ताल्लुक तो इब्तिदा से ही हो रहा है। सियासत एक बार फिर तजब्जुब की इस कैफियत में है। कोई अहले बसीरत वसूख से आज नहीं कह पा रहा कि मुखालिफ जमातों का यह हजूम गैर सियासी कुव्वतों को सियासत से बेदखल कर देगा, मुंतखब हुकूमत गिरा देगा या फिर सालिम निज़ाम को ही ज़मीन बुर कर देगा। जरदारी साहब मौजूदा सियासी खेल का वो मोरा है कि जो ज़रा पहलू बदलेंगे और खेल की हैयत बदल जाएगी। मौलाना साहब और मियाँ साहब बराह रास्त जंग के कायल हैं और तबले जंग बजा चुके हैं। मुत्तहिद अपोजिशन में तजाद है और खुला तजाद है। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह चुकी हैं कि हमारी जंग मुंतखब होने वालों से नहीं, मुंतखब करने वालों से है। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा बबांगे दहल कह चुके हैं कि बात तीसरी कुव्वत से होगी, बल्कि अपील भी कर चुके हैं हमारे फोरम पे। दिखाएंगे आपको। कल जरदारी साहब बोले और खूब बोले। इमरान खान को निकालने के लिए अपोजिशन जमातों को तरीका कार बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। एक दूसरे को ना बताएं कि हमें करना क्या है, कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे समझ लो, ये उनका कहना था। अब ये बयानिया यकसर मुख्तलिफ है। जरदारी साहब जेलें भरने और लॉन्ग मार्च के हामी हैं, जबकि मौलाना साहब और मियाँ साहब के इरादे और हैं। अब मियाँ नवाज ने मुज़ाकरात की ऑप्शन को सरन मुस्तरद कर दिया, बल्कि मरियम साहिबा दो कदम आगे बढ़ी और ट्रैक 2 की बाज़गश को मरियम नवाज साहिबा ने इस्टेब्लिशमेंट का भेजा गया मैसेंजर कहकर रद्द कर दिया। सवाल यह है कि पहले पहलू कौन बदलेगा? जरदारी साहब के जो इस खेल का अहम तरीन मोहरा है, ऑपोजिशन का जोश, सियासी हालात, या फिर वो मोहरा कि जिसकी अहमियत जरदारी साहब से भी कहीं ज़्यादा है। इसी हवाले से आज बात करेंगे कि थोड़ी क्लैरिटी आए। खुशामदीद सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब को, जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN फंक्शनल के। हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं। हमारा साथ दे रही हैं उज़मा बुखारी साहिबा, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, रहनुमा हैं PMLN की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुरानी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सर, पहले तो ये बताइएगा, फरमाइएगा सर कि आप नेक नियति से गए, आप बाहर आए, आपने एक वे फॉरवर्ड जो है वो बताने की कोशिश की कि दर्जा हरारत कम हो और कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल्स। मरियम साहिबा के बयान के बाद आपका पहला रद्द अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहला रद्द अमल जो उनके बयान के बाद है वो ये है कि ट्रैक 2 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि बातचीत शुरू हो, वो शुरू हो चुकी है। इख्तलाफ रखने वाले ग्रोहों के दरमियान जब आप बातचीत की बात करते हैं तो वो इत्तफाक से तो शुरू नहीं होनी होती, इख्तलाफ से ही शुरू होनी होती है। मैंने ये भी कहा है कि अगर अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक दूसरे से बात करने पर तैयार ना हो तो फिर बात करने की जरूरत और बढ़ जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, हत्ता कि जो टकराव की कैफियत है वो अब थकाव की कैफियत में बदलती जा रही है। अवाम थक गई है एक ही बात और एक ही तरह की कॉपी राइटिंग रोज सुन सुन के। बयानात जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और मुझे इल्म है कि एक ही फर्द जो है दोनों तरफ के बयानात भी बाज़ औक़ात लिख रहे होते हैं और वो शिद्दत पैदा कर रहे होते हैं। तो इस टकराव के अंदर अब कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो ये है कि एक एजेंडा सेटिंग हो सके जो आगे चल के किसी डायलॉग के लिए एब्सोल्युटली सर, जिस तरह इसको तो खुशामदीद कहा जा रहा है। मरियम बीबी का एग्जैक्टली कहना क्या था, एक दफा मुलायजा कर लीजिए सर। उनको इसी एजेंडे से एतराज है कि आप किसका एजेंडा लेकर गए, किसके कहने पे गए। शी मीन्स नो वर्ड्स अबाउट इट। सुनिए जरा। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो NRO की भीख मांगने ये आते हैं,
तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। सर, आप किसके मैसेंजर थे और उनके मुताबिक आप एनआरओ की भीख मांगने गए? देखें, मैं जहां गया, मैंने जो बात की, मैंने बाहर आके बात की और वही बात सुबह शाम मरियम साहबा दोहरा रही हैं। मैंने शहबाज साहब के बारे में बताया कि वो एक राय रखते हैं लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन का अपने आप को पाबंद समझते हैं। उन्होंने कहा है कि वो पीडीएम के डिसिप्लिन को भी कायम रखेंगे। तो मेरे पास तो किसी से कुछ मांगने के लिए कुछ था ही नहीं। अब इस वक्त जो माहौल है ना, मैं आपसे यही बता रहा हूं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त जो लड़ाई हो रही है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी लड़ने वाले को नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। देखें, आप वजीफों की बात कर रहे हैं। अगेन सर, मसला आप सुना होगा ना, डोंट शूट द मैसेंजर, शी इज एसेंशियली शूटिंग यू। आप किसके पैगाम रसाते हैं, किसके मैसेंजर थे, पहले तो इस पे रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि शी इज क्लियरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, हाँ, मैं जिस चीज का मैसेंजर था, मैं बेसिकली तो जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ वो एक ट्रेडिशनल पार्टी है, पाकिस्तान एंड ऑलवेज पाकिस्तान। बड़ों ने कुर्बानियां भी दी पाकिस्तान के लिए। तो पीर वगारा साहब को और हम बैठे, हमने सोचा कि इस वक्त मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान के अवाम के सेंटिमेंट के मैसेंजर थे, हम पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल के मैसेंजर थे, हम टॉलरेंस के मैसेंजर थे। देखिए, मुझे ये बताएं कि हमारी ज़हनी सियासतदानों की ज़हनी कैफियत इतनी नागुफ्ता बे क्यों हो गई है कि हम किसी का हिलना भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो अपनी अक्ल, अपनी दानिश या अपनी कमिटमेंट या अपनी सोच से आगे बढ़ सकता है। हमें हर चीज के अंदर एस्टैब्लिशमेंट नजर आती है। और मैं आपको, आपकी तो उम्र कम है, हमारी तरह ज्यादा है, हमने पुराने जमाने की तहरीकें देखी हैं जिसमें नवाब नसरुल्लाह से लेके एक एक जो लीडर होता था वो पूरी पूरी कन्विक्शन के साथ बड़ी बड़ी ताकतवर लोगों को चैलेंज किया करता था। तो सर, आप दो टोक तहरीकें चलती, बिल्कुल सर, आप दो टोक रद्द कर रहे हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे नहीं गए, राइट? मैं बिल्कुल रद्द कर रहा हूं और मैं तो ये समझता हूं कि ये भी एक डायलॉग का हिस्सा है। जो ट्रैक 2 के डायलॉग की मैंने बात की है कि आप हुकूमत है तो वो एक पेज को रगड़ी जा रही है, ऑपोजिशन है तो वो एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग की बातें कर रही है। लड़ाई एक्चुअली चचा भतीजी की है, जिसकी पहली कैजुअल्टी आप बने अभी। फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा, मैं कैजुअल्टी वगैरह नहीं बना, मैं तो डायलॉग को लेके गया था और डायलॉग का अमल चल पड़ा है। पब्लिक परसेप्शन जो है वो चेंज होने लग पड़ा है। जो आज डायलॉग के खिलाफ बात कर रहे हैं, पे बराह रास्त उनकी भतीजी ने अटैक किया है, जिनके चचा को मिलके आप एक बड़ा एक अच्छा लॉजिकल पैगाम बाहर लेकर आए। देखिए, मेरी क्रेडिबिलिटी पे वो क्या क्वेश्चन कर सकती हैं? मेरी हर बात में मैंने जो बात बाहर आके की है, एक लफ्ज की कोई तरदीद करके दिखाए, नहीं कर सकता। जो मैंने एजेंडा पेश किया है उससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। तो मरियम बीबी को इख्तलाफ है ना सर, आपके एजेंडे से, आपकी पेशकश से, आपकी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से। उनको अगर इससे इख्तलाफ है तो मैं उसका एहतराम इसलिए करता हूं कि वो उनकी राय है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम इतने इंटॉलरेंट कैसे हो सकते हैं? ये सियासी नापुख्तगी है या सिर्फ मैं राय के जुमरे में लाऊं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख लूं, या सियासी नापुख्तगी भी आप इसमें झलक देख रहे हैं? नहीं, मैं सियासी, देखें, वो मैं, क्योंकि मेरा घर कोई और स्टेटस होता तो मैं और बात करता, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं एक डायलॉग की बात लेके चला हुआ हूं तो मैं इसको सियासी नापुख्तगी से ज्यादा मैं एक राय समझता हूं। मियां साहब का भी उस दिन वही बयान आया, उसमें भी मैंने कहा यही तो, इवन फजलुर रहमान साहब ने जब बयान दिया, मेरे आपको पता ही है, दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, उनको जब बयान दिया उन्होंने भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी जो अगर अफगानिस्तान में चली तो तालिबान और अमेरिकन के दरमियान एक अलायंस बना, वो अगर वियतनाम में चली तो जंग के बीच में से अमन का रास्ता निकला। तो बात जनाब ये है कि जिस बात को मैं लेके चला हूं वो एक बयान से नहीं शूट डाउन होती। आमिर भाई, आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ इस पूरी गुफ्तगू को। नहीं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली देखना जी, मैं असल में ये सोच रहा था कि आप इस वक्त कंटेनर में मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू नहीं कर रही, मोहम्मद अली दुर्रानी है
ये बड़े घाक आदमी हैं, ये ऐसे थोड़ी खुल जाएंगे आपके सामने। ये माशाल्लाह हमारे तो दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे उस्ताद भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े धीमे और बड़े प्यारे लहजे में ये बहुत सारी बातें कह जाते हैं। इन्होंने आपको शुरू में ही बड़े प्यार से एक बात समझा दी और आप समझ गई हैं। आप भी बड़ी समझदार हैं, आप निकलवाने की पूरी कोशिश कर रही हैं असल बात क्या है। सर मैं क्या निकालूंगी, जो कहना था मरियम साहबा ने खुला कह दिया। मैंने तो खुद एतराज पाया इस बात नहीं, कोई अकल और फहम की बात कर रहा है इस मैडनेस में, उसको भी आप शूट डाउन कर रहे हैं। नहीं मत देखिए ना देखिए, जिस फरीक से मिलना था ना उसी फरीक से मिलना था, जिस फरीक को बोलना था उसी फरीक को बोलना था। तो जिससे मिलना था उससे मिल लिए, जिसको बोलना है उससे बोलना है। आप भी समझ जाए इस बात को, ये बहुत समझदारी की बात है। तो एक और समझदार खातून हमारे साथ बैठी हैं, अज़मा बुखारी साहिबा। वो अब ये समझा देंगी कि जिस फरीक से बात करनी थी वो तो कहता है कि भाई मैं तो अंदर हूं, मैं अंदर बैठ के क्या करूं। तो फिर कोई रास्ता हम बाहर किया जाएगा कि उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनसे मुलाकात, उनसे पैगाम, उनका पैगाम लाने के ऊपर जो एक मुहज़्ज़ब तरीके से उसको रिलेट किया, कन्वे किया दुरानी साहब ने, इतना क्रैश तरीके से मरियम साहिबा ने उसको शूट डाउन कर दिया। एक कद काट के, एक बैकग्राउंड के सियासतदान है दुरानी साहब, और गो के बैकग्राउंड सही है, मुशर्रफ के दौर में भी ही हैज सर्व्ड इन द कैबिनेट। बट दैट बीइंग सेड, ये तरीका जो है ये सही था। अज़मा बुखारी साहिबा कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन को आप एक मैसेंजर बना के शूट डाउन कर दें और एनआरओ की भीख के बराबर उसके पैगाम या उसके एफर्ट्स को ले आए। बहुत शुक्रिया मेहर। देखिए, पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि ये अब आपकी भी राय है, जिस पे आपने मैसेंजर को शूट डाउन भी करवा लिया और सब कुछ करा लिया। हमारी गुजारिश ये है कि हमारा एक कैटेगोरिक स्टांस है, और हमारा स्टांस अभी तो आपको याद होगा कि इनकी जबान जो है वो नहीं थकती थी ये कहते हुए कि एनआरओ नहीं दूंगा, और मुझसे एनआरओ जो है वो कोई मांगे ना, और मुझसे एनआरओ करे ना। अब आज भी आपने वफाकी वज़ीरा की जबान देखी, और उसके बाद उन्होंने आखिर पे जो एनआरओ मांगा कि जी हम डायलॉग करना चाहते हैं, और हम पार्लियामेंट में, कौन सी पार्लियामेंट जिसको मुराद सही चलाता है, वो पार्लियामेंट जहां पे इमरान खान कभी आके बैठे नहीं, वही पार्लियामेंट जिसपे आप कल तक लानते और गालियां भेजते रहे, आज इनको पार्लियामेंट याद आ गई है। तो हमने अपने नैरेटिव की बात की। दुरानी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं और मुहतरम हैं, लेकिन मेरा सवाल दुरानी साहब से ये है कि सर आपको ये भी इनसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है कि जो हुकूमत में लोग होते हैं उनको अपना, वो रिसीविंग एंड पे होते हैं, उनको अपना ज़र्फ और अपनी जबान पहले दुरुस्त करने की, सियासत दुरुस्त करने की जरूरत पड़ती है। और एक तरफ आप एनआरओ नहीं दे रहे थे, दूसरी तरफ अब आप जो है वो घुटनों पे आकर बातचीत करने के लिए तैयार है, जब हम कह रहे हैं कि जो एनआरओ आपको मिला हुआ है, जो एनआरओ इमरान खान को दिया हुआ है, हम कह रहे हैं कि वो एनआरओ वापस लो। इसको सियासी तौर पर जो इसको अकेला, आपका सवाल क्या दुरानी साहब से जरा फिर बताइएगा, क्योंकि मेरा आपसे एक बड़ा अहम सवाल है। मेरा दुरानी साहब से सवाल यह है कि सर आपको शहबाज शरीफ को तकल्लुफ करने, वहां मिलने जाने की जो है वो तकलीफ उठाने की बजाय पहले आपको अपनी हुकूमत से बात करनी चाहिए थी, जिसके आप इत्तेहादी हैं। मुझे नहीं पता लास्ट टाइम पीर पगाड़ा साहब की कब बात हुई थी इमरान खान साहब से, या इमरान खान साहब ने उनको कौमी मामलात पे कब ऑन बोर्ड लिया था। अभी वो बाप पार्टी जो है उसका रोना पीटना चल रहा है, एमक्यूएम का एक अपना चल रहा है। तो ये अब आप इससे आप मैं सवाल दुरानी साहब के आगे आपका रख देती हूं, मगर बुखारी साहब मुझे एक जवाब दीजिएगा कि क्या बात है, क्या हमेशा मरियम साहिबा को अपने चचा को अंडरमाइन करने की क्या जरूरत पड़ती है? जब उनने ऐवान में खड़े होकर मिसाके मुईशत की बात की और एक्सटेंड किया इस हुकूमत को हाथ, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि ये कह कैसे सकते हैं, हम रद्द करते हैं इस बात को। अब वो जेल के अंदर बैठ के उन्होंने मुज़ाकरात या डायलॉग की बात की, तो उन्होंने मुज़ाकरात को भी, उनके पैगाम को भी और मैसेंजर को भी शूट कर दिया। ये अंडरमाइनिंग की इजाजत उनको बराह रास्त बड़े मियां साहब से मिली हुई है, क्योंकि कहने को तो हिज़्ब इख्तिलाफ और पार्लियामानी लीडर और सदर आपकी जमात के शहबाज शरीफ साहब हैं। सुन लीजिए ना, फिर ये बड़ा घसा पिटा नैरेटिव है, वो शीन भी निकलनी थी और वो भाई मैं किसी चीज से कोई तोए जोए शीन नहीं निकाल रही, मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूँ क्यों अंडरमाइन करती हैं पब्लिकली चचा को? जवाब देने देंगी तो मैं जवाब दूंगा। कोई अंडरमाइन नहीं किया उन्होंने, ये अब आपकी एक अपना नैरेटिव है तो आप कह लीजिए। उन्होंने तो वही कहा, अभी आपने सुन लिया। अंडरमाइन किसे कहते हैं फिर? शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपनी पार्टी और पीडीएम के उसके जो है मैं उसके बाउंड हूं और मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। अब वही बात मरियम नवाज साहबा कह रही है, बट आपने उसके अंदर से कोई और जो है वो
बात क्रिएट करने की अगर आप कोशिश कर रही है तो आई एम सॉरी। अच्छा, मैं क्यों करूंगी? मैं नहीं करती। दुरानी साहब मौजूद हैं। दुरानी साहब, क्या हमायत की डायलॉग की शहबाज शरीफ साहब ने, या उनने कहा कि मैं पाबंद हूं, जो फैसला होगा उधर ही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता? अगर ऐसा ही है तो ये भी बता दीजिए सर। और दूसरा, बुखारी साहब आपसे पूछ रही हैं कि आपको क्यों कर जरूरत पड़ी शहबाज शरीफ से जाके मिलने की? अपने हमायतियों से और हुकूमत से पहले खान साहब से मिलते। देखिए जनाब, जहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है, बहुत स्ट्रेट क्लियर उन्होंने कहा जी कि मैं पाबंद हूँ पार्टी का और पीडीएम के फासले, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और यही बात मैंने बाहर आके भी कही, और यही बात जो है एक हकीकत है, क्योंकि उस सारे, जब से ये एक्टिविटी शुरू हुई है, मेरी किसी एक बात की किसी ने कोई तरदीद नहीं की। ठीक है। एक और चीज जो मैं आपके को क्लियर करना चाहता हूं कि एनआरओ का नाम नहीं, एनआरओ से पहले दुरानी साहब ये क्लियर कीजिए, उन्होंने इस्तीफों की हमायत की या डायलॉग की हमायत की, इसके ऊपर अपनी राय क्या दी? उन्होंने डायलॉग की हिमायत उससे पहले जब वो बाहर तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक बयान में कही थी, मैंने वो जिक्र भी किया। उन्होंने कहा जी वो मेरी एक राय थी जिसका मैंने इजहार किया था, लेकिन मैं अपने पार्टी के फैसलों का पाबंद हूं। ठीक है, क्लियर। तो आप अंदर क्यों कर मिलने गए थे? बुखारी साहबा कह रही हैं वो तो वैसी पाबंदी से लाश से, पहले खान से मिल लेते। अब मैं उसकी तरफ आया हूँ। पहली बात जो मैं एक और क्लियर करना चाहता हूँ कि जिससे पहले ये बात हुई कि जी एनआरओ मांगने आए थे, एनआरओ देने आए थे। हमें एनआरओ का ना मतलब पता है, ना एनआरओ की तारीख पता है, ना एनआरओ देने का अख्तियार इस वक्त पाकिस्तान में किसी जी रूह के पास नहीं है। एनआरओ जब दिया गया था मुशर्रफ साहब के जमाने में, उसको भी कोर्ट ने शूट डाउन कर दिया था। आज पढ़े लिखे लोगों को, सियासतदानों को, खा वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो या वो ऑपोजिशन में से हो, एनआरओ की बात करना, एनआरओ देना किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है कि आज दे सके, और ना कोई दे सकेगा। ये बात मैं लाउड एंड क्लियर कहना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2 बात जो इस पे बड़ी अहम है वो ये है कि शहबाज साहब पार्लियामेंट का हिस्सा है, ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और कोई पार्लियामेंट जो है वो ऑपोजिशन लीडर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। पार्लियामेंट 2 पहियों पे होती है, एक हुकूमत होती है, एक ऑपोजिशन होती है। आपका क्या ख्याल है कि अगर सारे ऑपोजिशन इस्तीफे दे दे और ऑपोजिशन चली जाए तो पार्लियामेंट फिर भी चलती रहेगी? ये नाइविटी है, ये सादगी की बात है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लिहाजा शहबाज साहब के पास जाने का हमारा मतलब ये था, हम एक देखें, मेरी दर्द को या मेरी फीलिंग को या मेरे जज्बात को या मेरी हम्बलनेस को आप इस काबिल समझें या ना समझें, लेकिन मैं यही समझता हूं कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट इज फॉर डायलॉग। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट टकराव को नहीं चाहता। ठीक है सर। और मैंने उसी को रिप्रेजेंट किया, और ये मैं बता देना चाहता हूं कि सबको इस हकीकत को रोज़े रोशन की तरह मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे, दुरानी साहब एक वक्फा ले लूं, फिर पूछते हैं आमिर लियाकत साहब से कि यही तो डायलॉग का जिक्र कर रहे थे पहले जरदारी साहब और शबीर साहब, जब ये चढ़ के बैठे हुए थे हुकूमत के हाई हॉर्स पे और दे वर रिफ्यूजिंग टू कोलैबोरेट। आज डायलॉग की बातें खुद कर रहे हैं, और फिर सियासी कूड़ा इकट्ठा करने के हवाले से जो बात हुई है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर जरूर। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आमिर साहब, एक बात बताइएगा कि मरियम साहिबा का कहना सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने ये जमात बना दी है, आपको लगता है कि ये पैगाम रेजोनेट करता है इंक्रीजिंगली अवाम के साथ कि किस तरह बुनियाद डाली गई पीटीआई की, या किस तरह इसने टेक ऑफ किया? देखिए, मरियम साहिबा की किसी भी बात का जवाब देना मैं समझता हूँ इसलिए नामुनासिब होगा क्योंकि एक तो पहली वो खातून है। आप बात यही चली जाती है कि किसी खातून को कुछ कह दिया। जब सियासत में है तो फिर जवाब भी सुनना पड़ता है, लेकिन मैं कोई जवाब उनको देना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये बात आपकी जो आप फरमा रही हैं उस पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी जमात के नुमाइंदगान को अगर आप सियासी कूड़ा करकट कहेंगे तो ये वही लोग होते हैं। पाकिस्तान में यही होता है। अगर आप देखें तो पीटीआई में कुछ लोग मुस्लिम लीग से आए, कुछ लोग किसी और जमात से आए, कुछ पीपल्स पार्टी से आए, कुछ कहीं और से आए। तो ये क्या कूड़ा करकट जो जमा किया है वो आपका कूड़ा था जो जमा किया है?
या वो कूड़ा पीपल्स पार्टी का था जो जमा किया? अगर ये मगर कल को वापस आपके खान पास साहब चले भी सियासी जिंदा लाशें कराची वालों को और गधे लाहौर वालों को कितना कुछ कह चुके हैं ना। देखिए, कह तो नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहब भी एक दूसरे को बहुत कह चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे हमारी बहन है अज़मा बुखारी साहिबा पीपल्स पार्टी में थी, अब ये और उस सब के बावजूद आमिर भाई, उस सब के बावजूद मरियम साहिबा ट्वीट करती हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड एंड पोलराइजेशन जो है वो हमने खत्म कर दी है। जब वो मजार पे घड़ी खुदा बख्श गई, वो कहती है पाकिस्तान की जवान क़यादत जो है सियासतदानों की, वो मिसाक जमहूरियत पे इकट्ठा होगी, यूनाइट करेगी पावर्टी और ऑपरेशन के खिलाफ। इसकी आप तो देखिए ना, ये जब आप खुद देखिए, आप उनकी बातों को अगर रख ले सामने तो खुद ही तजाद पाया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बेनजीर भुट्टो की तस्वीर के नीचे एक तरफ जनाब बिलावल भुट्टो बैठे, एक तरफ मोहतरमा मरियम नवाज बैठी है, तो उसी से अंदाजा हो जाता है कि कूड़ा करकट कौन जमा कर रहा है। तो मैं किसी कूड़े करकट की बात नहीं करूंगा। सब सियासी कारकुनान है, सब सियासी फहम रखते हैं, सब सियासी इदराक रखते हैं। अब मेरी बहन भी रखती है, मैं भी रखता हूं, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। ये कहना नामुनासिब होता है। आप ये जरूर कहें कि आपने हमारी पार्टी में से ऐसे लोगों को ले लिया। भाई, आपको बीबी शहीद और मरियम बीबी में कितनी मुमासलत दिखती है? जी बिल्कुल नहीं दिखती। कहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, कहां ये वो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई, ये हर कॉलेज से निकाली हुई, कहां वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो बात करती थी तो लोग खामोश हो जाते थे, जो गुफ्तगू करती थी तो ऐसी बातें करती थी कि जिसमें, और आपको पता है कि खास तौर पर जो उनका जनूबी कोरिया का दौरा था, उसमें किस तरह से उन्होंने जो एटमी टेक्नोलॉजी है कि इल्जामात लग रहे थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे, अपने कोट की जेब में क्या छुपा के, क्या खत का एक टुकड़ा था जो वो पाकिस्तान भी लेके आ गए और किसी को पता नहीं चला। और ये तो वो एक बड़ी जहादीदा खातून थी। ये तो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए कि हम बेनजीर भुट्टो शहीद का जब जिक्र करते हैं तो उनका किसी से मवाजना नहीं है। मरियम साहिबा एक अपनी जगह पर है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप मिला नहीं सकते, मवाजना नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, मगर वो कहती हैं कि मेरी जो अकीदत और अपने बाप का नजरिया आगे लेके मैं चल रही हूँ उसमें मुमासलत बहुत है। जिस तरह बीबी ने अपने वालिद का एक मिशन कैरी ऑन किया, उस तरह वो कहती हैं कि मेरा भी यही मिशन है जो मैं आगे कैरी ऑन करूंगी। वालिद का मिशन, हाँ। बीबी ने भी वालिद का मिशन आगे नहीं बढ़ाया था। बाद में वालिद को अगर पता भी होता, अगर मालूम भी होता कि बीबी इनके मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगी तो शायद वालिद कभी इनको अपना सियासी जानशीन मुकर्रर नहीं करते। ये छोड़िए बात है, वालिद के मिशन को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा सर, इससे पहले मैं उज़्मा बुखारी साहिबा के पास जाऊं, मुझे ये भी बताइएगा सर कि आप लोग आज डायलॉग की बात कर रहे हैं, जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जरदारी साहब ऑफर कर रहे थे तब आप क्यों एक हाई हॉर्स पे बैठे हुए थे, और आज कहते हैं हमें संजीदा लोगों से बात करनी है, इंटर्न्स और बच्चों से नहीं करनी। मैं तो ये बात, आप अगर अपने ही प्रोग्राम्स के रिकॉर्ड्स निकालें तो आप ये बात जानती होंगी कि मैं शुरू दिन से बात कहता था। मैं पीटीआई में वो सेन आवाज हूं कि मैं शुरू दिन से कहता था कि मज़ाकरात और बातचीत के बगैर कोई हल नहीं है। ये हम लड़ाई करके गवर्नमेंट की, हुकूमत की एक मिस कैलकुलेशन थी, आप इतराफ करते हैं? बिल्कुल थी, करनी चाहिए थी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन से जब तक बात नहीं करेंगे। नहीं, अभी चिड़िया खेत नहीं चुकी है, थोड़ी सी फसल बाकी है अभी। उस बार बीबी वो कह रहे हैं फसल बाकी है और जरदारी साहब कह रहे हैं कुछ उनसे भी समझ लें, सीख लें। ये तो आप लोगों को तरीका बदलना होगा, इस तरह तो होगा नहीं। तो ये तो अंदरून खाना भी बैठ के, किसी निजी महफिल में बैठ के भी इजहार राय कर सकते थे। खुला ऐलान करने की उनको क्या जरूरत थी कि तरीका कार ही गलत है? देखो, इसका जवाब तो तुम चौधरी मंजूर साहब से ले लो तो ज्यादा बेहतर होगा। जाहिर है वो बता पाएंगे कि उन्होंने क्यों किया। हम जो भी बात करनी होगी, और हमसे कल से ये सवाल हुआ है और हमने कहा है कि हमने जो भी बात करनी है, अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। 1 जनवरी को मीटिंग कॉल कर ली गई है। प्लेटफॉर्म को ही क्यों मुंतखब नहीं किया जरदारी साहब ने? मैं यही तो कह रही हूँ कि ये पीपल्स पार्टी से पूछ लो ना, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया। कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि इनके लिए गुंजाइश है पीछे हटने की, और अब तो मुराद अली शाह साहब भी ऐलान कर चुके हैं सेनेट इलेक्शंस का भी हिस्सा लेंगे, बाय इलेक्शंस भी लड़ेंगे। वेयर डज दैट लीव यू? देखो, ये फैसला इनको करना है कि इन्हें क्या करना है। लेकिन ये बात कि ये पीछे हट पाएंगे, मैं नहीं समझती, मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक पुरानी पार्टी है जिसने सियासत के सारे पेच हम देखे हुए हैं। और अगर वो आज जो बातें उन्होंने की, जो साइन उन्होंने किए हुए हैं,
उससे वो मैं नहीं समझती कि वो पीछे हटेंगे। तरीकाकार पे हो सकता है उनको कोई बुखारी साहब, ये तो बहरहाल बिलावल साहब भी कह चुके हैं और पीपल्स पार्टी वाले ने ऐलान अपने आप को जरा दूर कर चुकी है। जो आप लोग नाम ले लेके जलसे जुलूसों में मुखातिब करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, DGISI को, तो वो कहते हैं सोच बदलनी होगी इमरान खान को निकालने के लिए, एंज नहीं निकलना। ये उनकी सोच है ना, ये उनकी सोच है। हमारी सोच ये है कि इमरान खान को जो NRO मिला हुआ है वो NRO उनसे वापस ले लिया जाए। जिन लोगों का सियासत में अमल दखल नहीं है वो सियासत में से अपना अमल दखल जो है वो निकाले और इनको हमारे लिए छोड़ दें। हम जाने और ये जाने, और उसके बाद अगर ये सियासी मुदाखलत खत्म हो जाए, मैं क्यों भूल जाते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं जाते। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन निकाल के देख लो, जब हमने अदम एतमाद दिया था और उसके बाद क्या हुआ। खान साहब जब कहते हैं, नहीं तो सर आप लोग सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर जरदारी साहब की बलोचिस्तान हुकूमत गिराने और सेनेट के संजरानी को लाने के ऊपर आप क्यों भूल रहे हैं जो आपके साथ हुआ था? वो तो इमरान खान और जरदारी यार यार दोस्त दोस्त भाई भाई करते करते 2018 इलेक्शन के अंदर मरियम साहिबा गई हैं, तो उन चीजों से कतई नजर। मुझे ये समझा दीजिए कि ये फिर ये पहली आप लोग निकालेंगे इनको कैसे, लाइक रेजिग्नेशन कब देंगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, निकालना कैसे है? और दूसरी बात, एस्टैब्लिशमेंट से ही आप कह रहे हैं कि जमहूरियत को इन्फोर्स करें, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि कह रहे हैं कि फौज जो है एक सिविलियन गवर्नमेंट को निकाल बाहर फेंके। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये इमरान खान साहब की खुद की इंटरप्रिटेशन है, वो करते रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं। नहीं कह रहा, मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुनाती हूँ मेरे शो के ऊपर, जरा सुनाइए, मुलाहिजा कीजिए उज़मा साहिबा। अब हम जो है वो तीसरे फरीक से ही ये मुतालबा है हमारा कि वो स्टेप इन करें और ये जो जाली और सिलेक्टेड जो निज़ाम कायम किया गया है इसको ख़त्म किया जाए। राना साहब, तीसरा फरीक कौन है? तीसरा फरीक, अब ये भी कोई बताने वाली बात है? एस्टेब्लिशमेंट तीसरा फरीक है, ये सारी दुनिया जानती है। आप कह रहे हैं कि तीसरा फरीक स्टेप इन करे और सिविलियन सुप्रीमेसी इंश्योर करे, यानी कि आप दिल्ली को ही कह रहे हैं कि दूध की निगरानी करो और दूध को जो है वो कोई अब चोरी ना करे कोई और। नहीं तो ये चोरी भी तो उसी की मदद से हुई है ना। ये तीसरा फरीक आमिर लियाकत साहब, तीसरा फरीक स्टेप इन करे और ये राइट हैंड है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के। ये पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, इज लिटरली द राइट हैंड। अगर मैं अब आपको ये बात बताऊं, आपको पता होगी, तो इसको किस तरह समझा जाए? पहले आमिर भाई बात कर लें, फिर उज़मा बीबी आप जवाब दीजिएगा। जी, तीसरा फरीक से मुराद यही है कि देखें, जब दो फरीक आपस में दस्तु गिरेबा हों या अगर उनमें बात नहीं बन पा रही हो, मिसाल के तौर पर जैसे कि दो ऐसे फरीक हैं कि जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं और उनके हाथों में तलवारें और बस कत्ल पर ही आमादा है, तो ऐसे मौके पर वो जब दोनों आपस में बात ही नहीं करना चाहते तो कोई तीसरा फरीक ही उतरेगा। अब तीसरा फरीक कौन होगा? तीसरा फरीक वो होगा जो इस पूरे खेल को या इस पूरे मैदान के अंदर एक ऑब्जर्वर की हैसियत से मौजूद होगा और वो देख रहा होगा कि जिसको आप थर्ड एम्पायर भी कह सकते हैं। थर्ड एम्पायर जो होता है और जो देख रहा होता है, एस्टैब्लिशमेंट मुलव्विस है। मियां साहब कहते हैं कि आप कोई भी नाम दे दे, उसको सिलेक्टर करे, सिलेक्टेड के अतराफ जुर्म नहीं चाहिए हमें। देखिए एस्टैब्लिशमेंट तो ये होगा, नहीं देखिए एस्टैब्लिशमेंट तो ये होगा कि बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा जाकर बात कर रहा हूं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ऐसे लोग कि जो ऐसी सोच रखते हो कि जो फरीकों को आपस में लड़ने ना दें, बल्कि कोशिश करें कि वो किसी एक नुक्ते पर मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाए, तो वो कोई हो सकता है। किया आपने देख लिया, दुरानी साहब हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, कोई भी तीसरा फरीक स्टेप इन करे। उज़मा बुखारी साहिबा, इसको किस तरह देखा जाए? देखिए, इसकी फिर वही मैं पहले बात आपने मुझे दिखाना था और उससे मुझसे आपने पूछना था, तो मैं अब गुजारिश कर देती हूँ कि तीसरा फरीक जो है वो यकीनन हमने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है और अब भी मैं आपको कह रही हूँ कि जो हमने बार बार, हमारी राय ये है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब को NRO देकर यहाँ पर बिठाया गया है। जो पूरा इलेक्शन जिस तरह से इंजीनियर्ड हुआ, अब मुझे छोड़िए, इनकी अपनी इत्तेहादी MQM ने क्या कहा था जब इलेक्शन हुआ था? उन्होंने कहा इलेक्शन चोरी किया गया और बाद में वो जाके बैठ गए। जनूबी पंजाब महाज वो कैसे बना था, हमारी टिकटें कैसे वापस हुई थी, RTS कैसे बंद हुआ था? अब ये क्या कोई मतलब किसी को भूला हुआ है कि इलेक्शन में क्या हुआ था? और उसके बाद बार अपनी हर नाकामी पर माफ कीजिएगा, ये फौज का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी अदलिया के तर्जुमान बनते हैं
और ये इदारों को सियासत में लेके आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी जो जिसने किया है वो अपना अपना एक्सेप्ट करे समेत हमारे, हम भी करेंगे। जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो गुनाह हमने किए हैं, वो हम भी एक्सेप्ट करेंगे। तो बैठेंगे इतराफ करने, बैठने कोई तैयार नहीं है अब कोई। मरियम बीबी कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हीं के साथ बैठेंगे। जिनको लाया गया, इतनी मोहब्बत से जिनको लाया गया है, जो लाए हैं ना बीबी, वो आज वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कहते हैं उनको आप मुंतखब भी आपने किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन भी आप लोगों ने ही दी, तो बैठ जाए उनके साथ ही फिर अगर आप बैठना चाहते हैं तो। नहीं, हमने किस लिए एक्सटेंशन दी थी उनको आर्मी चीफ के तौर पे? आमिर लियाकत साहब, इज इट दैट सिंपल? ये हो सकेगा कि ये जाने और वो जाने, ये जिस सहारे की और बैकिंग की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये मामला बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब जाहिर है कि इनकी भी मीटिंग है, शायद यकुम या सेकंड को है, इनका इजलास भी है, फिर सीएसी इनकी सीसी जो पीपल्स पार्टी की उनकी मीटिंग भी है। अब बहुत सारे अभी काम होने, ये मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे कि सारी चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सर एग्रेसिव हॉक्स मौलाना साहब और मियां साहब की और मरियम बीबी की एक्सट्रीम पोजीशनें भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी मार्च तक। भाई मौलाना साहब को जब सब छोड़ ही देंगे तो देखिए मौलाना साहब फिर खामोश होगी। मरियम बीबी धरने के बाद नवाज रह गई मरियम बीबी का ये है कि मरियम बीबी जाहिर है कि वो अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करती हैं और करनी भी चाहिए हर बेटी को अपने बाप से मोहब्बत। बाप के पास जाने का मौका मिल जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो मरियम बीबी भी खामोश हो जाएंगी। वाह। और आखिरी आमिर लियाकत साहब, एमक्यूएम से आप बड़े करीबी रहे हैं, एमक्यूएम भी सड़कों पर एमक्यूएम कहीं नहीं जाती, एमक्यूएम कहीं नहीं जाती। एमक्यूएम का जो मसला है वो हमारा भी मसला है और वो पीटीआई का भी है, वो है मर्दमशुमारी और हल्काबंदी। ये हो जाएंगी नहीं कहीं जाएंगी, जाती गई नहीं है। चलें जी, आमिर लियाकत साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मार्च तक मौलाना साहब तनहा रह जाएंगे, क्योंकि बाकी सब इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ साहब और मियां साहब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एमक्यूएम कहीं नहीं जाती। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।